Young doctors, in this video we shall be discussing about integrated rate equation. इससे पहले हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया था, जैसे कि A moles of B is giving us B moles plus B moles of B reacts to give C moles of C and D moles of D. यहाँ पे हमने रेट को डिटरमाइन किया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में. रिएक्टेंट की टर्म्स में कैसे करके लिखते हैं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करे इसलिए हम माइनस साइन यूज करते हैं. जैसे अगर यहाँ पर भी अगर आपको ए और बी की टर्म्स में लिखना होगा तो हम लिखेंगे dA/dt बट डिवाइडेड बाय स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट टू मेक ईच एंड एवरी टर्म इक्वल टू द रेट. -1/b यहाँ पे क्या आ जाएगा dB/dt. एक्चुअली क्या होता है कि रिएक्शन जिस स्पीड के साथ चल रही है उसके b टाइम ज्यादा स्पीड के साथ b जो है वो डिसोसिएट करेगा, और जिस स्पीड के साथ रिएक्शन चल रही है उसके a टाइम ज्यादा स्पीड के साथ a जो है वो डिसोसिएट करेगा. दैट इज व्हाई वी हैव टू डिवाइड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस विद देयर रिस्पेक्टिव स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही थी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. हमने पढ़ा था लॉ जिसमें जो रेट होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ यहाँ से हम एग्जैक्टली ऑर्डर तो नहीं बता सकते क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. सो वी हैव टू राइट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है. जैसे सबसे पहले अगर जीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखें तो जीरो ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ए मोल्स इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स. ए रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट दे रहा है. अब यहाँ पे रेट की वैल्यू किसकी टर्म्स में लिखेंगे? पहले ए की टर्म्स में लिख लेते हैं -dA/dt रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू ए रेज टू द पावर 0 एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब k एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 सो दिस इज k. अब यहाँ पे डी ए रख देते हैं माइनस और डी टी साइन वहां पे ट्रांसपोज कर देते हैं सो दिस विल बी -k/dt. नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है ए बाहर आ जाएगा ए और -k dt की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी t और प्लस यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है. लेट दैट कांस्टेंट बी i. नाउ व्हाट इफ अगर मैं जीरो टाइम पे लूँ टाइम इज इक्वल टू 0 उस केस में क्या होता है जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसने अभी तक रिएक्ट ही नहीं किया है. सो a इज इक्वल टू a0 एंड टाइम कितना लिया है 0. इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं देखते हैं क्या आता है. सो a0 की वैल्यू ये वैल्यू तो 0 आ गई -k इंटू 0 प्लस क्या आ गया i विच इम्प्लाइज दैट a0 की वैल्यू कितनी होती है a0 इज इक्वल टू i. पुटिंग दिस हेयर सो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए -kt प्लस a0. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. a0 को हम वहां पे भी भेज सकते हैं. अगर सिर्फ k की वैल्यू निकालें kt को वहां पे भेज दो प्लस में आ जाएगा. a0 यहीं पे रहने देते हैं a यहाँ पे क्या है प्लस वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस. इसके साथ t भी कहना है यहाँ पे. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं t को यहाँ पे भेज देते हैं. सो दिस विल बी -a0 -a डिवाइडेड बाय हाउ मच t. So this will be the equation of rate constant for zero order reaction. So this is what we have discussed so far. Next is half-life period. Half-life period is the time in which half of the substance has reacted. यानी 50% reaction complete हो गई है. Half substance ने react कर लिया यानी कि इस time पे जो concentration है which we are studying is half of the initial concentration. That means a0/2 और time की value कितनी है t is equal to t half. हाफ टाइम. दिस इज हाफ टाइम. अब इसको इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं या फिर इस वाली में पुट करके देख लो k इंटू टी हाफ बिकॉज हमें टी हाफ लेफ्ट हैंड साइड चाहिए. यहाँ पे कितना है a0 -a की जगह क्या लिखेंगे a0/2. डेनोमिनेटर सेम है 2 1 से कितना होता है 2. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू a0 या फिर आपको सीधे से भी पता चल जाता a0 माइनस हाफ ऑफ a0 इज a0/2. यही होता है ना. 2a0 माइनस a0 कितना हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी a0 डिवाइडेड बाय हाउ मच 2. सो k यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a0/2k. सो दिस इज द वैल्यू फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. So we have talked about 3 types of equation, this and this. So यहाँ पे अगर हमें concentration versus time का ग्राफ प्लॉट करना है, concentration यहाँ पे क्या है a, so a को वहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ पे बाकी की चीज़ें लिख लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं a एंड यहाँ पे क्या था पहले से a0 kt यहाँ पे क्या है प्लस इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस. अब आपको पता है लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू y पे कंसंट्रेशन है ना तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा और टाइम यहाँ पर है x एक्सिस पर mx
प्लस सी, यही होता है ना, सी प्लस का और एम एक्स पी प्लस का होता है. सो बाय दिस इक्वेशन वी गेट वाई जो है कंसंट्रेशन, और अगर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ए नॉट से, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, किसी एक वैल्यू से स्टार्ट होगा, एंड दैट वैल्यू वुड बी ए जीरो, दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन. और स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ से एम की वैल्यू आ रही है माइनस के, स्लोप नेगेटिव है यानी लाइन जो है नीचे की तरफ आएगी, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्जर्व लाइक दिस विथ स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के. तो इस ग्राफ से भी हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर जीरो. सिंस इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रेट जो है कांस्टेंट रहती है, किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. सो इन दिस केस ए स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नेक्स्ट हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट. हाफ लाइफ हमें लेना है वाई एक्सिस पर, ऑलरेडी दिया है. सो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन लाइन की, वाई इज इक्वल टू हाउ मच, एम एक्स प्लस सी. वाई की जगह क्या ले लिया, टी हाफ, और सी तो यहाँ पे जीरो दिया यानी इस बार जीरो से स्टार्ट होगी लाइन ग्राफ की. और एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू दी है ए नॉट, तो स्लोप कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/2k. स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड विद स्लोप m इज इक्वल टू 1/2k. स्लोप पॉजिटिव है ना, तभी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ आता. सो इस ग्राफ को भी हम स्टडी करके बता सकते हैं कि रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर. अब गैसेस के लिए हमें अगर लिखना हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सेम इक्वेशन रहेगी, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1/t. बस इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर नाउ ऑफ ए, ये वाली यूज होगी. और टी हाफ भी सेम ही रहेगा, बस वहां पे क्या था, ए नॉट अपॉन 2k था, यहाँ पे होगा पी नॉट अपॉन 2k वेयर के इज रेट कांस्टेंट एंड पी नॉट इज इनिशियल प्रेशर. सो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ गैस. जैसे हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला, उसी तरीके से हम कितनी भी परसेंट ऑफ रिएक्शन जब भी कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, 75% को फ्रैक्शन में कैसे करके लिखते हैं, T3/4. ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है, लेट्स ऐड टू आवर नॉलेज कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं. तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि 3/4 रिएक्शन हो गई है यानी 3/4 ऑफ ए नॉट हैज रिएक्टेड. अगर इसको सॉल्व करें, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1, 4 और 1 का एलसीएम इज 4. इसको पता है कैसे सॉल्व करो, डायरेक्टली पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, तब भी आंसर आ जाएगा. या फिर आप एलसीएम लेके तो करते ही हैं सॉल्व. -3 ए नॉट, 4 - 3 इज हाउ मच, ए नॉट, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4. नाउ लेट्स पुट दिस दैट इन द इक्वेशन दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. यहाँ पे हम सिर्फ टाइम रखेंगे, दैट मीन्स T3/4 इज इक्वल टू कितना होता है जो हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा है ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के. नाउ हमें पता है कि 75% रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तब ए कितना बच जाएगा, ए नॉट अपॉन 4 और डिवाइडेड बाय क्या है के. इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे नीचे क्या आ गया 4 और 4 ए नॉट माइनस ए कितना बच गया 3 ए नॉट और डिवाइड में क्या था के. तो ये आंसर आ जाएगा 3 ए नॉट अपॉन 4k. इस तरीके से आप किसी का भी कितने भी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी है जीरो ऑर्डर में, यू कैन फाइंड आउट टी टाइम एंड कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन. T75 आ गया, चलो T75 और टी हाफ के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लेते हैं. T75 अपॉन टी हाफ, T75 कितना आया 3 ए नॉट अपॉन 4k और टी हाफ कितना होता है ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k. सो k एंड k विल गेट कैंसल्ड, 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, ए नॉट एंड ए नॉट विल ऑल्सो गेट कैंसल, 3 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कुछ बच गया यहाँ पे, हाँ नहीं कुछ नहीं बचा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना था 2 तो ऊपर भेज, नीचे क्या बच गया 4, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आ गया. 3/2 का मतलब अगर 3/2 आ गया आंसर, दैट मीन्स T75% इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टी हाफ. ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Let us now write integrated rate equation for first order reaction. First order reaction में एक ही single reactant पर जो rate है वो depend करता है. So A gives products. Let the reaction be this. कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, 2 मोल्स 3 मोल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो रेट होता है सिर्फ एक ही की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. जैसे अगर हम इस केस में ले लें, स्टार्टिंग में अगर रिएक्शन में इसके ए मोल्स थे तो प्रोडक्ट 0 होगा, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद टी टाइम के बाद, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 है
थोड़े टाइम टी के बाद एक्स मोल्स ने रिएक्ट कर लिया और एक्स मोल ने प्रोडक्ट बना लिया, तो ए में से एक्स निकलेगा तभी जाके एक्स मोल प्रोडक्ट का बनेगा. 1 मोल इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट इज वाई एक्स मोल विल फॉर्म एक्स मोल ऑफ प्रोडक्ट. ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये कौन सी वाली इक्वेशन है, ये है फर्स्ट ऑर्डर, सो के इंटू ए की कंसंट्रेशन. ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, तो रेट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स. और रेट को अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखूं तो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी डी एक्स अपॉन डी टी, ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लगेगा. स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लिया, 1 के साथ डिवाइड करो, सो आ जाएगा के इंटू ए माइनस एक्स. अब उसके बाद यहाँ पे हम एक्स वाली टर्म को इस तरफ एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं टी वाली टर्म. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. डी टी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो, सॉरी डिवाइड, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हेयर विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हाट विल हैपन, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, नेचुरल लॉग ऑफ दैट टर्म, दैट मीन्स ए माइनस एक्स. अब फर्दर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ए माइनस एक्स लिख लिया. अब एक्स का फर्दर डिफ्रेंसिएशन करो, दैट विल बी -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा के इंटू टाइम डी टी का डिफ्रेंसिएशन, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी और प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगेगा विच इज आई. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, के टी प्लस आई. ये तो आपको पता है ना, पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं ए माइनस एक्स, फिर उसके बाद जो बच गया उसको फर्दर दोबारा से एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसकी. नाउ यहाँ पे क्या होगा, अब ये वैल्यूज आ गई. अब हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे x की वैल्यू कितनी थी 0, दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन थी वो सिर्फ a थी. तो उस वाले केस में अगर हम अप्लाई करें तो माइनस एल एन, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ a, बिकॉज ये तो 0 आ गया, इज इक्वल टू के टी, के इंटू 0 इज 0, प्लस यहाँ पे क्या बच गया i, दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस एल एन इंटू ए. इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू, के टी को यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे क्या था माइनस एल एन ए माइनस एक्स, आई यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे, या फिर चलो लिख ही लो पहले आई माइनस आई. अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस माइनस ऑफ एल एन ए. माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं, दैट मीन्स एल एन ए माइनस ऑफ एल एन ए माइनस एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू के टी. अब जब लॉग डिवाइड माइनस में होते हैं तो हम इसको किस में लिखते हैं, डिवाइड में, दैट मीन्स लॉग ऑफ ए माइनस अपॉन ए माइनस एक्स, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली 1 कंसंट्रेशन टर्म. स्टार्टिंग में ए था, बाद में ए माइनस एक्स हो गया, एक्स मोल्स एज रिएक्टेड, सो एक्स मोल प्रोडक्ट का बनेगा. बाकी सब हमने डिराइव किया था वही वाला है. और लास्ट में वैल्यू आती है के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. और अगर हमने नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2.303. सो ये या ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन यू कैन यूज, वेयर ए इज व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स क्या है फाइनल कंसंट्रेशन. हमने डिराइव किया था के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन विच इज ए. नाउ हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेते हैं. हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड, यानी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी इनिशियल का हाफ और टाइम इज टी हाफ. यहाँ पे पुट कर देते, सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट की जगह रखेंगे ए नॉट, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे ए नॉट अपॉन 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303, यहाँ पे क्या आ गया लॉग बेस 10 2, और नीचे क्या है डिवाइडेड बाय टी हाफ. अब ये वाली वैल्यू कितनी आती है 2.303 इंटू लॉग 2, ये वाली वैल्यू आती है 0.693 डिवाइड में क्या है टी हाफ. अब हमें सिर्फ टी हाफ चाहिए था, सो टी हाफ को यहाँ पे भेज देते हैं, के यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 0.693 अपॉन के. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं. हमने 2 इक्वेशन पढ़ी. फर्स्ट वन वाज दिस, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए. अगर हमें लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो देखते हैं कैसे करके बनाएंगे. ये वाई एक्सेस पे लिया है तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाना थोड़ा ईजी हो जाएगा. ए नॉट अपॉन ए, टी यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. 2.303 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. सो कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी.
y की वैल्यू कितनी है log a नॉट अपॉन a जो हमने ली है, x की वैल्यू कितनी है t को छोड़ के बाकी का जितना भी पोर्शन है दैट विल बी स्लोप। तो स्लोप कितना आ जाएगा, प्लस में आ रही है वैल्यू k अपॉन 2.303। दैट मीन्स लाइन जो है जीरो से स्टार्ट हो रही है बिकॉज कॉन्स्टेंट जीरो है, सो जीरो से स्टार्ट होगी लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप एंड दैट स्लोप विल बी k अपॉन 2.303। नेक्स्ट देख लेते हैं रेट वर्सेस a। तो हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट की वैल्यू कितनी होती है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे बनता है, जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट। हाफ लाइफ की क्या था, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्या कहीं यहाँ पे ए नॉट आ रहा है या ए आ रहा है, नहीं। दैट मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एज वेल एज फाइनल कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, हाफ लाइफ पे देयर विल बी नो इफेक्ट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट है टाइम, टाइम वर्सेस लॉग ए। लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन को एक बार मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। के कितना दिया था 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। नाउ हमें क्या चाहिए, सिर्फ टाइम का ग्राफ चाहिए। सो इसको यहाँ पे भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा के टी 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। लॉग की वैल्यूज दी हैं डिवाइड में, यानी लॉग किस में आएगा, माइनस में। आपको होता है ना लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, लॉग ए अपॉन बी। माइनस में ऐसे करके ही लिखते हैं ना, माइनस होता है तो डिवाइड में लिखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लॉग ए चाहिए सिर्फ, तो इसको वहाँ पे भेज देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस में, वहाँ पे जाके किस में आ जाएगा, प्लस में। दैट मीन्स ये आ जाएगा लॉग ए और यहाँ पे क्या है लॉग ए नॉट, और ये यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के टी अपॉन 2.303। कंपेयरिंग दिस विद वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी और एम एक्स, बिकॉज एक्स वाली टर्म यहाँ पे दी है ना, एक्स एक्सेस पर हमने क्या लिया था टाइम, और टाइम यहाँ पे दिया है। ये किसी कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, इस बार जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे ले लेते कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट दिया है लॉग ऑफ ए नॉट, इस कांस्टेंट से स्टार्ट होगा और नेगेटिव स्लोप है, दैट मीन्स लाइन जो है नीचे की तरफ बनेगी और इसकी स्लोप कितनी आ रही है, माइनस के टी, सॉरी टी नहीं ओनली के अपॉन 2.303 बिकॉज एम एक्स होता है ना। सो एक्स की वैल्यू टी है तो एम कितना बच जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। सो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से पहचान सकते हैं कौन से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन हो रही है तो मतलब एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही। सो ए मोल्स हैं गिव्स बी मोल्स प्लस सी मोल्स ऑफ गैस। सो यहाँ पे हम अगर देखें, लेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस गैस बी पी नॉट, और थोड़ी देर के बाद पी जो है पी एटमॉस्फेयर बन रहा है बी का भी और पी एटमॉस्फेयर बन रहा है सी का भी, तो यहाँ से निकलेगा पी, है ना, 1 मोल ए के 1 मोल बी दे रहा है, यानी पी मोल्स ए के पी मोल्स बी देंगे और पी मोल्स ए, पी प्रेशर ए का पी प्रेशर सी देगा। ये हुआ आफ्टर टाइम टी और ये था एट द स्टार्टिंग, दैट मीन्स व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हमें यहाँ पर निकालना हो, अगर हम टोटल प्रेशर निकालें मिक्सचर का, सो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर पी टोटल विल बी, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी प्लस पी माइनस पी प्लस पी विल गेट कैंसल। सो कितनी वैल्यू आ गई, पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेयर, ये आ गया टोटल प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालें गैस का, ये कितना हो जाएगा, पी टोटल, पी नॉट यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, पार्शियल प्रेशर की। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ए का अगर हम निकालें, ए के लिए ए का प्रेशर कितना हो रहा है, प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी की जगह क्या रख देंगे, पी टी माइनस पी नॉट, यही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट स्टार्टिंग में मतलब पी टोटल माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट माइनस टोटल प्रेशर, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। प्रेशर ऑफ ए भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू। हमें पता है कि रेट कांस्टेंट कितना होता है, रेट कांस्टेंट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, पहले क्या लिखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर कितना आया P0 एंड आफ्टर टाइम टी प्रेशर कितना हो गया 2P0 माइनस टोटल प्रेशर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। Now let's see the general expression for the time taken. For example, जैसे हमें अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले इक्वेशन, k के लिए कितना लिखा था, रेट कांस्टेंट
2.303 upon t log of initial concentration upon final concentration. Initial concentration that means A naught, final concentration which is A. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरल क्या होगा अगर हमें जैसे कि n मतलब n टाइम्स जैसे t दे दिया है, t इज इक्वल टू t 1/n, हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 3/4 कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू. तो उसके अकॉर्डिंगली x की भी वैल्यू चेंज होती है. इसको हमने x की टर्म्स में भी लिखा था ना, इफ यू रिमेंबर. 2.303 अपॉन t, दिस इज लॉग, यहाँ पे ऊपर क्या आता है इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे क्या आता है फाइनल कंसंट्रेशन. सो t आ जाएगा 1/n. और अगर हम यहाँ पे यूज करें इक्वेशन तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, t आ गया 1/n. अगर हम हाफ करे थे तो a भी हाफ x की वैल्यू हो रही थी a/2, है ना, जब हम हाफ करे थे. अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियल वाले का nth टाइम, यानी a/n. इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है. k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन t 1/n. और यहाँ पे लेंगे लॉग a यानी कि a नॉट, आप इसको a भी लिख सकते हैं, a अपॉन a माइनस a/n. नाउ a के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. सो इसको लिखेंगे 2.303 अपॉन t रेज टू द पावर 1/n लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या बच गया a, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो n इंटू a कितना होता है an माइनस a. n यहाँ पे क्या है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन t 1/n लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा n ऊपर चला गया, सो n a डिवाइड में क्या बच गया n a माइनस a. सब तरफ a आ रहा है, एक काम करते हैं सबको a के साथ डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे. सो देख लेते हैं इक्वेशन क्या बन रही है. a के साथ डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा 2.303 अपॉन t 1/n लॉग ऑफ कितना बच गया a, सॉरी a तो कट गया था ना, n माइनस 1. ये बन जाएगी इक्वेशन. यानी अगर हमें t 1/n कोई सा भी फ्रैक्शन पूछा है एक टाइम, तो उस केस में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके a या a x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनिशियल या फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा n अपॉन n माइनस 1, वेर n इज कि हाउ मच टाइम, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट हैज पास्ड. इस वाले ऑर्डर को बोलते हैं फ्रैक्शनल लाइफ मेथड, कि कितना फ्रैक्शन जो है कंप्लीट हो गया है. यहाँ पर इक्वेशन में हम पुट करके निकाल सकते हैं t की वैल्यू भी, k की वैल्यू भी, या जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली. दिस इज अ जनरल टर्म. t 75% जो है वो ट्वाइस होता है हाफ लाइफ के. और अगर हम इसमें फर्दर 70 इसमें 25 ऐड किया ना, 25 का हाफ और ऐड करो तब ये 3 टाइम्स हो जाएगा t हाफ के. फिर इसमें जितना ऐड किया 25 का हाफ कितना होता है 12.5, 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा समवट 6 के अराउंड. तो 6 के अराउंड और ऐड करो तो 4t 50 हो जाएगा. फिर उसका आधा और ऐड करो फिर 5t 50 हो जाएगा. तो ऐसे करके चलता रहेगा और लास्ट में t 99.9% इज 10 टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, हमने पढ़ा था 1 हाफ लाइफ में कितना सब्सटेंस लीव हो जाता है बाद में. अमाउंट ऑफ, अगर हम यहाँ पे लिखे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ, अगर हम 1 हाफ लाइफ के लिए लिखें, सो आपको पता है आंसर कितना होता है, हाफ हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट अपॉन 2. हाउ अबाउट 2 हाफ लाइफ्स, अब कितना हो जाएगा हाफ ऑफ हाफ, हाफ का भी हाफ, यानी कितना आ गया आंसर a नॉट अपॉन 4. हाउ अबाउट 3 हाफ लाइफ्स, अब जो पहले हाफ आया था उसका फर्दर हाफ, यानी हाफ ऑफ a नॉट अपॉन 4. सो दिस विल बी a नॉट अपॉन 2 4 जा 8. तो यहाँ से क्या इन्फर हो रहा है, जनरल फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स. अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो n हाफ लाइव्स के लिए फॉर्मूला बनता है a नॉट, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया अपॉन 2 था, जब 2 आ गया तो 2 की पावर 2 होगी, 2 2 जा 4, और जब 3 आया तब 8 होगी, 2 की पावर 3 हो गई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8. यानी यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर में चला जाता है जितनी भी हाफ लाइव्स होंगी. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला कि हाउ मच सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स. व्हाट इज द जनरल फॉर्म फॉर हाफ लाइफ पीरियड. हमने सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू कितनी आ रही थी a नॉट अपॉन 2k. सो दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट. एंड हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी t हाफ की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ a नॉट, दैट मीन्स t हाफ इज इक्वल टू a नॉट रेज टू द पावर 0. और हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी अगर स्टडी करें t हाफ को, सो वहाँ पे
टी हाफ की वैल्यू इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर -1। -1 में आ रही है वहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ से क्या इन्फर हो रहा है, अगर हम जनरल फॉर्मूला पुट करें तो यहाँ से ये इन्फर होता है कि जो टी हाफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सोचो आप 0 कहाँ पे लग सकता है, 1 - 0, तभी ये 1 बना ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 कब हो सकता है, ऑर्डर 1 है, 1 - 1, तभी यहाँ पे 0 हो सकता है। यहाँ पे 2 है तो 1 - 2, तभी जाके -1 हो रहा है। दैट मीन्स 1 अपॉन में लिखेंगे किसकी वैल्यू, ए नॉट की, रेज टू द पावर n-1। और अगर आपको ऊपर लिखना है तब आप ऊपर कैसे करके लिख सकते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू द पावर 1 - n। ये होता है जनरल फॉर्मूला किसी भी 0 फर्स्ट या सेकेंड ऑर्डर के लिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। When reaction involves only 1 mole of reactant and order is 0, rate law expression के accordingly rate is equal to K into A, concentration of A raised to power 0, and expression for rate constant K is equal to 1 upon T, initial concentration minus final concentration. Now if A moles gives products and this time order is 1, that means rate is dependent on concentration of the reactant. So K is equal to 2.303 upon T log initial concentration upon final concentration. When 2A gives product and order is 2, rate is equal to K into A raised to the power 2. Rate law expression is this. And when different molecules are involved, then this is the एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। 3A जब प्रोडक्ट देंगे उस टाइम पे ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, इसके बाद थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एंड मोर ओवर 3 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो रिएक्शन के होते भी नहीं है, बिकॉज इफेक्टिव कॉलेजन विल नॉट बी देयर। इफेक्टिव कॉलेजन नहीं होंगे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ऑर्डर जो है सिर्फ 3 तक ही रहता है।